Morning students, today we are going to discuss about major extra and intracellular electrolytes. आज हम पढ़ेंगे मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, जो कि आपका बी फार्म फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा सेकेंड ईयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है आपके सबसे पहला है फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, यानी कि हमारी बॉडी में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन है। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे यूज़ होते हैं। 3 कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, यानी कि ORS। एंड एट लास्ट फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में एसिड एंड बेस का बैलेंस कैसे बनता है इसके बारे में भी हमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। पहला टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है वो है फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी, यानी कि क्या क्या आयन हैं जो कि हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। पहला है क्लोराइड आयन। ये क्या है, एक तरीके का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आयन है, यानी कि हमारे सेल के बाहर जो फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि ब्लड या कोई भी लिम्फेटिक फ्लूइड या कुछ भी प्रेजेंट होता है उसमें जो आयन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आयन। दूसरा इसका जो फंक्शन है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए और एनायन कैटायन का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रेशन का यहाँ पर मतलब होता है बच्चों कि प्रॉपर वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्लोराइड आयन का मेन सोर्स का क्या होता है, यानी कि क्लोराइड आयन हमें कहाँ से मिलता है। बेसिकली क्लोराइड आयन हमें फूड से मिलता है, इसलिए फूड को हमें प्रॉपरली एक बैलेंस डाइट के थ्रू खाना चाहिए। सेकेंड आयन जो कि हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है वो है फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड आयन होता है, दैट इज़ कि जो हमारे सेल के इनसाइड जो आयन प्रेजेंट है वो कौन से आयन होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड आयन होते हैं। अब फॉस्फेट आयन हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं, बोन्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, टीथ बनाने के लिए यूज़ होते हैं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बफर सिस्टम का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या होते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी को। कैसे स्टोर करते हैं फॉस्फेट आयन एनर्जी को, इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनो ट्राई फॉस्फेट जिसे बोला जाता है। बेस आयन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। अब इसमें हमें 3 पॉइंट याद करने की जो ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आयन होता है, यानी कि हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये कार्बोनिक एसिड के साथ क्या करता है, हमारा बफर सिस्टम की तरह एक्ट करता है, यानी कि एसिड बेस का कंटेंट या pH मेंटेन करे रखता है। तीसरा पॉइंट हमें ये याद ध्यान में रखना है कि इसकी डेफिशिएंसी या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर देगी या मेटाबॉलिक एल्काइलोसिस। इसका मतलब ये है कि एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन या तो बढ़ा देगा या डिक्रीज कर देगा। चौथा आयन जो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी में, वो होता है सोडियम। सोडियम क्या होता है, एक तरीके का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आयन होता है, यानी कि ये भी हमारे क्या होगा, सेल के बाहर प्रेजेंट होगा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में हाइड्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, जैसे कि फॉस्फेट आयन था। ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा, या तो डायरिया के, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, सोडियम लेवल अगर कम हो जाए उसके लिए, वॉमिटिंग हो रही हो तब यूज़ होता है और किडनी डैमेज के लिए यूज़ होता है। फिफ्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयन है दैट इज़ पोटेशियम। अब पोटेशियम क्या है, आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड आयन है, यानी कि सेल के अंदर पाया जाता है। इसका मेन रोल होता है नर्व इम्पल्सेस के थ्रू मैसेज प्रोवाइड करना, यानी कि जो भी आपकी सिग्नलिंग आ रही है ब्रेन के थ्रू वो पूरी बॉडी में प्रोवाइड करने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम। इसकी डेफिशिएंसी या इसका एक्सेस अमाउंट अगर बॉडी में हो जाए तो ये बहुत सीरियस इलनेस कॉज कर सकता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। आयन जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आयन होता है। 99% हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं वो किससे बनी होती है, कैल्शियम से, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि कैल्शियम आयंस किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, न्यूरो हार्मोनल फंक्शंस में इन्वॉल्व रहता है,
ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व रहता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहता है, और जो अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसमें भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेवन्थ आयन जिसके बारे में हमें पढ़ना है दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड आयन है। 50% हमारी बॉडी किससे बनी है? मैग्नीशियम आयन से बनी रहती है, जिसमें मैग्नीशियम आयन क्या करता है? मोस्ट ऑफ द मैग्नीशियम आयन कैल्शियम के साथ जुड़ के क्या करते हैं? बोन्स बनाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो हमें याद रखना है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन का, वो ये है कि बोन्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयन एक दूसरे के साथ अटैच होके एक सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो मैग्नीशियम आयंस की बनी रहती है और इन्वॉल्व रहती है फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में। तीसरा लास्ट पॉइंट ये था कि मैग्नीशियम आयन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है। रिप्लेसमेंट थेरेपी तब दी जाती है जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो जाता है? इम्बैलेंस। जब हमारी बॉडी उतने आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाती जो कि मेजर हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तब हम क्या करते हैं? बाहर, बॉडी के बाहर से हम आयंस प्रोवाइड करते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट थेरेपी। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं इस थेरेपी के टाइम पे वो क्या होते हैं? या तो एसिड होता है, या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या बेस होते हैं, या ब्लड प्रोडक्ट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, या फिर प्रोटीन होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ जो हम करते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी के टाइम, अगर Na यानी कि सोडियम की हमारी बॉडी में कमी हो गई है तो हम बॉडी के बाहर से NaCl प्रोवाइड करते हैं। अगर पोटेशियम की कमी हो गई है तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? KCl। कैल्शियम का रिप्लेसमेंट करना है या कैल्शियम आयन की कमी हो गई है तो कैल्शियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम आयन का अगर रिप्लेसमेंट करना है या कमी हो गई है हमारी बॉडी में तो हम प्रोवाइड करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला कंपाउंड क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58.45 ग्राम पर मोल होता है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इट इज़ हैविंग नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन इक्विवेलेंट ऑफ 100.5% ऑफ NaCl। यानी कि अगर हम NaCl का कंपाउंड ले रहे हैं तो 99% NaCl ही होगा। प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम? सोडियम आयन जो भी है उसको रिएक्ट कराते हैं क्लोराइड आयन के साथ तो हमारा NaCl बन जाता है। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव के साथ अटैच होता है। ये आयन अटैच होता है वैन डर वाल या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग से, क्योंकि एक एक लोन पेयर, कभी Na पॉजिटिव अपना क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का Cl को देगा तो क्या हो रही है? आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। रिएक्शन कैसी होती है आपकी? जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनता है, जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कलर कैसा होता है? कलरलेस या फिर वाइट। अपीयरेंस कैसा है इसका? पाउडर की फॉर्म में है। ऑर्डर कैसा है? ऑर्डरलेस। टेस्ट होता है सॉल्टी, जैसे कि आपने देखा होगा कि नमक का टेस्ट कैसा है? सॉल्टी होता है। सॉलिबिलिटी क्या होती है? ये पानी में सॉलिबल रहेगा और इनसॉलिबल किस में रहता है? अल्कोहल में। अब आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम क्या करते हैं? NaCl का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तब क्या बनता है? मैग्नीज आयन बनता है Mn2 पॉजिटिव, सल्फेट आयन बनता है SO4 2 नेगेटिव, वाटर बनता है H2O और क्लोरीन गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जब हम सोडियम क्लोराइड को AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है और NaNO3 बनता है सोडियम नाइट्रेट। और सिल्वर क्लोराइड अगर हमारे हाथों के साथ रिएक्ट कर जाए तो ब्लैक कलर का एक रिएक्शन होती है और पूरा सिल्वर क्लोराइड आपके हाथों में चिपक जाता है। अब आता है ऐसे। इसका ऐसे बेस्ड होता है मॉडिफाइड वॉलहेड मेथड में, जो कि इनडायरेक्ट क्या है? वॉलमेट्रिक प्रेसिपिटेटेड टाइट्रेशन है, जिसमें क्या लेते हो आप? सोडियम क्लोराइड लेते हो, उसमें नाइट्रिक एसिड मिलाते हो, उसके बाद इसका एक एक्सेस अमाउंट में स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हो सिल्वर नाइट्रेट का इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन।
जैसे ही आपने ये सोल्यूशन बनाया तो उसमें आप क्या डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट डालते हो। उसमें एक रिएक्शन होती है सोडियम क्लोराइड के साथ। जो रिएक्शन आपकी होती है वो क्या होती है, अनरिएक्टेड रिएक्शन होती है सोडियम नाइट्रेट के साथ। ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो आपका टाइट्रेशन है, ये जो टाइट्रेशन हुई है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट के साथ जब होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक एलम, तो ये फेरिक थायोसाइनेट बनाएगी कि नहीं बनाएगी। यहाँ जो फेरिक एलम है या फेरिक अमोनियम सल्फेट है वो एक इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है। आप रिएक्शन में भी देख सकते हो, NaCl को जब आपने रिएक्ट कराया AgNO3 के साथ तो उसने AgCl बनाया जो कि एक प्रेसिपिटेट हो जाएगा, NONO3 बनाया और AgNO3 बनाया। पर जो AgNO3 बना वो क्या होगा, अनरिएक्टेड। जब ये अनरिएक्टेड AgNO3 आपका अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करा तो उसने सिल्वर थायोसाइनेट बनाया जो कि क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, एक लेयर जैसी बना देगा बॉटम में, और अमोनियम नाइट्रेट बनाया। ये अमोनियम थायोसाइनेट जो स्टेप सेकंड में बना था, जैसे ही फेरिक एलम के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक थायोसाइनेट बनाएगा और कलर चेंज हो जाएगा सोल्यूशन का, और अमोनिया क्या होगा, लिबरेट होगा। आप जैसे ही इंडिकेटर डालोगे तो एंड पॉइंट पे कैसा कलर आएगा, ब्रिक रेड कलर आएगा। अब क्या होता है, जो इक्विवेलेंट फैक्टर होता है इसका, ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 वो किसके बराबर होता है, 0.005844 ग्राम ऑफ NaCl के बराबर होता है। अब NaCl आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पहला ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होता है, दूसरा इमिटिक्स की तरह काम आता है, तीसरा टॉपिकल इन्फ्लामेटरी की तरह होता है। टॉपिकल इन्फ्लामेटरी मतलब बाहरी सतह पे जो लगाया जाता है इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए। चौथा ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम डिप्लीशन की तरह यूज़ होता है, यानी कि अगर आयंस की कमी हो गई है बॉडी में उसमें भी ये यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपाउंड हमें पढ़ना है वो क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची होता है कैल्शियम डी ग्लूकोनेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है C12H22O14। कैल्शियम का सिंबल आपको पता होगा Ca.H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 418.4 ग्राम पर मोल। अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें एक COO ग्रुप होता है जो कि अटैच होता है आपका CHOH का होल्ट वाइज के साथ, और वो अटैच होता है आपका CH2OH। इनके पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैल्शियम और हाइड्रेशन मॉलिक्यूल के साथ होते हैं। करते हैं प्रिपरेशन की। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे बनता है, जब आप ग्लूकोनिक एसिड को ट्रीट कराते हो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तब कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कलर इसका वाइट होता है, टेस्ट टेस्टलेस होता है, ऑर्डर ऑर्डरलेस होती है, अपीयरेंस ये क्रिस्टलाइन होता है या फिर ग्रैनुलर पाउडर की तरह होता है। सॉलिबिलिटी इसकी सॉलिबल होता है वाटर में और इनसॉलिबल होता है अल्कोहल में। हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कैल्शियम ग्लूकोनेट का ट्रीटमेंट अगर आप किसी एसिड के साथ कराते हो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये डी ग्लूकोलैक्टोज फॉर्म करता है। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये देता है रिएक्शन कैल्शियम आयन की। टेस्ट फॉर प्योरिटी की बात करें तो इसकी प्योरिटी की टेस्टिंग के लिए आप करोगे टेस्ट फॉर एसिडिटी एंड एल्केनिटी, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लेड एंड क्लोराइड, डेक्सट्रोज एंड शुगर। शुगर की बात करें तो शुगर में सुक्रोज। इसका ऐसे बेस्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, जिसमें दो कंपाउंड मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम नोन वॉल्यूम का मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे और उसको एंड पॉइंट मेज़र करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या करते हैं, हम रिएक्ट कराते हैं EDTA के साथ, और इसकी रिएक्शन किसके थ्रू कराएंगे, टाइट्रेशन कराते हैं इसका हम अमोनियम सोल्यूशन के साथ। तो टाइट्रेशन के टाइम पे क्या होता है, आपका जो आप इंडिकेटर लेते हो इसमें वो होता है मॉडरेट ब्लैक, सेकंड एज एन इंडिकेटर लेते हो। EDTA और मैग्नीशियम सल्फेट को आप नीचे रखते हो एज एन टाइट्रेंट, और टाइट्रेट कराते हो आप इसको अमोनियम सोल्यूशन के साथ। जैसे ही आप करोगे तो एंड पॉइंट पे इसमें क्या आएगा, ब्लैक कलर आएगा, और इसका इक्विवेलेंट फैक्टर जो निकलता है यानी कि 1 ml ऑफ रिमेनिंग 0.05 मोलर EDTA वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 0.07742 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट के। और जो आप यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट की डोज लेते हो, ओरली लेते हो 2 till 10 ग्राम, डेली डिवाइडेड डोज होती है इसकी, और 1 till 2 ग्राम क्या लेते हो इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू देते हो।
कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ कहाँ होता है? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सिमिक थेरेपी, यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए यूज़ होता है। और दूसरा कैल्शियम रिप्लेशनर की तरह, यानी कि रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी ये यूज़ होता है। और हमारा जो है वो है पोटेशियम क्लोराइड। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KCl। मॉलिक्यूलर वेट होता है 74.55 ग्राम पर मोल। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो इसकी दो प्रिपरेशन होती है। एक, पोटेशियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो ये पोटेशियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और दूसरी प्रिपरेशन होती है जब पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है KHCO3 को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, तब भी वो क्या देता है? KCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? कलर में कलरलेस होता है। अपीयरेंस में क्या होता है? प्रिज्मेटिक, यानी कि प्रिज्म की तरह लगता है, या वाइट ग्रेन्युलर पाउडर की तरह होगा, या क्रिस्टल की तरह होगा। ऑर्डर होता है ऑर्डरलेस। टेस्ट होता है सलाइन, यानी कि टेस्ट कैसा होगा इसका? नमकीन होगा। सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबल रहेगा पानी में, कम सॉल्युबल रहेगा ग्लिसरॉल में, और इनसॉल्युबल रहता है अल्कोहल में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर KCl को आप रिएक्ट कराओगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। केमिकल रिएक्शन क्या है? अगर KCl को आप रिएक्ट कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो HCl बनेगा और पोटेशियम सल्फेट बनता है। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये किसकी रिएक्शन देगा? पोटेशियम एंड क्लोराइड की रिएक्शन देता। टेस्ट फॉर प्योरिटी में अगर आप देखेंगे तो किस किस के टेस्ट करेंगे? पोटेशियम क्लोराइड के लिए एसिडिटी के, आर्सेनिक के, बैरियम के, आयोडीन के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम, हैवी मेटल एंड लॉस ऑन ड्राइंग के आप टेस्ट करोगे इसकी प्योरिटी जानने के लिए। इसकी बात करें तो ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट लिप्रेशनर है। ये मेन इंग्रेडिएंट होता है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन का और रिंगर सॉल्यूशंस का, और अदर सॉल्यूशन होते हैं उसका भी ये मेन इंग्रेडिएंट पाया गया है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस में काम आता है। मिस्थीनिया ग्रेविस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ये काम आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ORS। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। जब हम क्या करते हैं थर्मल एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी फ्लूइड का जिसमें क्या होता है हमारा सर्टेन अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ORS रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं। जब हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को तो जो हमें ऑप्टेन मिलता है, एक सॉल्ट जो मिलता है, उसको क्या बोला जाता है? रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं जिसमें हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट ऐसे अलग अलग सॉल्ट लेते हैं और इनका कंटेंट अलग अलग होता है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, फॉर्मूला फर्स्ट में सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 ग्राम। फॉर्मूला 2 में 3.5 ग्राम। फॉर्मूला 3 में 3.5 ग्राम। अब जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोराइड का कंटेंट भी डिफरेंट है, 1.5 ग्राम फॉर्मूला फर्स्ट में। ऐसे क्या है, ये सब हमारे अलग अलग फॉर्मूला है ORS बनाने के लिए। सारे फॉर्मूलेज और इंग्रेडिएंट्स हमें याद करने पड़ते हैं। फॉर्मूला सेकंड और फॉर्मूला थर्ड हमें रिकमेंड करा था WHO ने और यूनिसेफ ने, जो कि क्या कंट्रोल करती हैं? डायरियल डिजीजेस कंट्रोल करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। एक्यूट डिसऑर्डर में क्या होता है? हमारी बॉडी से खूब ज़्यादा पानी का लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, तो उन केसेस में क्या करते हैं? हम ORS देते हैं। अगर कोई सोल्यूशन में क्या होता है? सुटेबल कॉन्सेंट्रेशन में ग्लूकोज एंड सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, तो उन्हें हम ओरली देते हैं। अब क्या करते हैं? ओरली देने के बाद क्या करती है हमारी बॉडी? सोडियम आयन एंड वाटर को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सोडियम आयन का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने लगता है, और उसका ट्रांसपोर्ट होगा तो हमारी बॉडी में हाइड्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप मेंटेन होगा। अब जो हमें पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि स्टार्च और सुक्रोज का इफ़ेक्ट जो होता है ORS में वो सेम होता है, और वो एक तरीके से ग्लूकोज की तरह काम करते हैं हमारी इंटेस्टाइन में। और जो ORS है इसकी 2 बेस फेजिक ट्रीटमेंट होते हैं, 2 फेज़ में इसके ट्रीटमेंट होते हैं। फेज़ 1 इसमें कहलाता है रिहाइड्रेशन फेज़, और दूसरा फेज़ कहलाता है मेंटेनेंस फेज़। फेज़ 1 जो है रिहाइड्रेशन फेज़, इसमें क्या होता है? हम लोग आयंस का क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? डायरिया एंड वॉमिटिंग कम होती है। फेज़ 2 में क्या होता है?
जब आयंस का रिप्लेसमेंट होता है जिसमें डायरिया एंड वॉमिटिंग कम होती है, तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से हमारे रेस्पिरेशन और स्वेटिंग और यूरिनेशन के थ्रू भी हमारी बॉडी से कुछ आयंस क्या होते हैं, लॉस होते हैं। लॉस आयंस हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो मोर आयंस हमने बाहर से दिए हैं वो मेंटेन करते हैं हाइड्रेशन फेज को और साथ ही साथ ऑस्मोटिक बैलेंस को। लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का है वो है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी में जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं एसिडिटी को मेज़र करने के लिए कि हमारी बॉडी में एसिडिटी कितनी है। और पीएच जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयंस जितने हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसका। तो पीएच को हम एज ए स्केल लेते हैं एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को मेंटेन करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कार्बोनिक एसिड ले रहे हैं वो क्या रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। वो किसके थ्रू रिलीज़ करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो उसने कितना रिलीज़ करा तो हम उसे किससे मेज़र करते हैं, पीएच स्केल से। जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन से रेंज में होती है, 7.38 से 7.42 में। तो कितना हमारा पीएच है उसको लेके हम इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में एसिडिटी कितनी हो रही है। इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म और दूसरा मैकेनिज्म होता है रीनल मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है, ये मैनेजमेंट करता है ब्लड पीएच का थ्रू रेस्पिरेटरी सेंटर्स, यानी कि जो रिसेप्टर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं उनको एक्टिवेट करके पीएच का मेंटेनेंस करता है। ये क्या करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है। अब क्या होता है, इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, किस रेंज से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है उसके थ्रू पीएच का क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि क्या होता है, चेंज इन पीएच ऑफ ब्लड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ SCO3 नेगेटिव आयन। जैसे जैसे पीएच में चेंज होगा वो SCH3 नेगेटिव आयन्स को बॉडी से रिलीज करेगा। रीनल मैकेनिज्म में क्या होता है, सर्टेन अमाउंट में क्या होते हैं, हमारे आयंस एब्जॉर्ब होते हैं, रिमूव होते हैं किडनी से। तब वहाँ पर क्या होता है, एसिडिटी या एल्कनिटी बढ़ती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है किडनी पे। तो इस टाइप के जो मैकेनिज्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रीनल मैकेनिज्म, जो कि किडनी पे बेस्ड होते हैं कि वो क्या आयन एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या निकाल रहा है। अगर क्या होता है, ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस हमारी बॉडी में एसिडिटी और एल्कनिटी बढ़ जाती है और क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रोड्यूसेस एल्कोलाइसिस, यानी कि बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो क्या करते हैं, किडनी के थ्रू क्या होता है, यूरिन के थ्रू हमारे मोस्ट ऑफ द आयन रिलीज हो जाते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ओके स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको वहाँ पर सारे आंसर्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, नो वन इज़ वीक इन स्टडीज़, जस्ट योर हार्ड वर्क मेक यू स्ट्रॉन्ग और वीक। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो। आपकी मेहनत ही डिसाइड करती है कि आप फेलियर हो या आप सक्सेसफुल पर्सन हो अपनी लाइफ में। सो स्टडीज़ से मत भागो, मेहनत करो। थैंक यू।